सोसाइटी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की सोशियोलॉजी की सेकंड बुक दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी कवर कर रहे हैं और उसके तहत हम लास्ट चैप्टर में हैं इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। बहुत ही डीपली हमने इंडिया की सोसाइटी के बारे में डिफरेंट पर्सपेक्टिव और बहुत सारे नए कंसेप्ट्स और फिनोमेनाज सीखें कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है। इस कंसेप्ट को हमने अच्छे से समझा। लिविंग ट्रेडिशन का क्या कॉन्टेक्स्ट है। भारत में आज तक रिबेल तो हुए, रिवॉल्ट भी हुए, लेकिन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें क्यों नहीं हुई और कास्ट ट्रेडिशन सिस्टम आज भी मेंटेन है कई तरह के नए चेंजेस के साथ। हमने इसे भी अच्छे से समझा। हमने समझा कि नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या कहता है ट्राइबल सोसाइटी के बारे में। वो उन्हें एक बैकवर्ड हिंदू सिस्टम में ही काउंट करता है और ये मानता है कि वो मेन स्ट्रीम हिंदुइज़्म से कम्प्लीटली आइसोलेटेड बिल्कुल भी नहीं है और वो वेस्टर्न क्लासिकल थॉट्स में जिस तरह की ट्राइब्स प्रेजेंट की जाती हैं उनसे अलग हैं। उनके लंबे समय से जो मेन स्ट्रीम हिंदू सोसाइटी है उसके साथ एक्सचेंजेस होते रहे हैं, इसलिए उन्हें एक डिस्टिंक्ट केस की तरह भारत में देखना ज़रूरी है। इन सभी पर्सपेक्टिव से होते हुए आज हम आगे बढ़ चुके हैं और हमने आपको जो लास्ट लेक्चर दिया था उसमें हमने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ाया था जिनका नाम था AR देसाई। और AR देसाई के तहत हमने वेलफेयर स्टेट के कंसेप्ट को डिटेल में समझा भी। उसी के बेस पे आज एक्टिविटी है। इससे शुरू करते हुए हम MN श्रीनिवास यानी कि इस चैप्टर के लास्ट सोशियोलॉजिस्ट को अच्छे से समझेंगे और उन्होंने एक नए यूनिट को काउंट किया फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टडी दैट इज़ विलेज। इस पर्सपेक्टिव को समझते हुए चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। चलिए AR देसाई के पर्सपेक्टिव से जो वेलफेयर स्टेट की बात थी उसको लेकर के आज प्रेजेंट सिचुएशन में एक डिबेट डिस्कशन कैसी हो सकती है, या एक क्लासरूम में या एक इंटेलेक्चुअल सर्किट में, किसी थिंक टैंक में या नेशनल लेवल पर जब आप डिबेट कराएं या पार्लियामेंट में ही कह लीजिए, तो इन मुद्दों के आसपास डिबेट डिस्कशन हो सकती है। AR देसाई का ये मानना था कि जो वेलफेयर स्टेट खुद को कहते हैं उनको सो कॉल्ड वेस्टर्न कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने सिटीजन्स की लाइफ को बेटर बनाने के लिए। यानी कि वो जो वेलफेयर स्टेट है वो अगर वो वाकई में वेलफेयर है तो वो जितना कर रहा है वो मुकम्मल नहीं है, उससे भी अधिक उसे करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। आज की डेट में आप देखेंगे तो बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल्स आपको मिलेंगे, स्कॉलर्स मिलेंगे, थिंकर्स मिलेंगे जो मानेंगे कि AR देसाई का ये पर्सपेक्टिव ठीक नहीं। वो इसे स्ट्रांगली अपोज करेंगे और वो ये कहेंगे कि स्टेट को ज़्यादा नहीं इनफैक्ट लेस करना चाहिए। यानी कि जो फ्री मार्केट है उसको अपना मैकेनिज़्म प्ले करने देना चाहिए। स्टेट इंटरवेंशंस बहुत ही मिनिमलिस्टिक होनी चाहिए, किसी मैनर में स्टेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंटरवीन ना करें। इसको लेकर के आपका मत क्या है? कोई लोग हैं जो सपोर्ट करेंगे कि स्टेट को करना चाहिए सपोर्ट, इकोनॉमी में इंटरवीन करना चाहिए। कोई हैं जो इसकी सपोर्ट नहीं करेंगे और वो कहेंगे कि नहीं करना चाहिए। जो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए और जो कहते हैं कि करना चाहिए, इसी पर आज हमें बात करनी है। दूसरी तरफ आप अगर अपने आसपास देखें तो बहुत सी ऐसी सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती थी, यानी कि स्टेट के द्वारा दी जाती थी। आपको ये पहचानना है कि समय दर समय क्या वो सर्विसेज बढ़ी या उतनी की उतनी है, या उनकी लिस्ट छोटी हो गई है, वो घट चुकी हैं। पहली चीज़ ये देखनी है। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है कि जब वो सर्विसेज बढ़ी या उतनी रहीं या घटी तो डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो रिच हैं या मिडिल क्लास हैं, पुअर हैं, इनके नज़रिए से ये लिस्ट का बढ़ना, लिस्ट का उतना ही रहना या छोटा हो जाना कैसा होता है, इनके नज़रिए से इनके जीवन पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट बहुत सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो रोड्स, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, स्ट्रीट लाइट्स, स्कूल्स, सैनिटेशन, पुलिस सर्विसेज, हॉस्पिटल्स, बस, ट्रेन, एयर ट्रांसपोर्ट, इस तरह की बहुत सी सर्विसेज जो है वो स्टेट सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इनके बढ़ने से, इनके घटने से या इनके उतने ही रहने से अलग अलग वर्गों पर क्या असर पड़ता है, उनके क्या नज़रिए हैं, चाहे वो रिच क्लास है, मिडिल क्लास है या पुअर लो क्लास है। चलिए इन सारे पर्सपेक्टिव पर हम डिस्कस करते हैं। सो AR देसाई वुड लाइक द स्टेट टू डू मोर। AR देसाई वुड लाइक द स्टेट टू डू मोर for its citizens. There are also opposing viewpoints today which say that the state should do less. It should leave most things to the free market. Okay? फ्री मार्केट के लिए बहुत सी चीज़ें छोड़ दें। फ्री मार्केट मैकेनिज्म क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, वो तो हम आपको पिछले लेक्चर में ही
समझा चुके हैं, उसकी तरफ हमें जाने की ज़रूरत नहीं। हम इसे आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। देखिए, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है किसी भी नेशन के लिए? व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? इट इज़ द वेल्थ जनरेशन। वेल्थ जनरेट हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीधी भाषा में बात करते हैं, पैसा होना चाहिए एक देश के पास। अब जब ये होगा, वेल्थ जनरेट होगी, तो देखिए इसी के दम पर आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स यानी कि कैपिटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल आएगा इकोनॉमी में। वेल्थ जनरेशन को आप इस तरह से, जैसे पैसा शब्द लिखा है वैसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होना चाहिए। ओके, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, और जब आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो सिंपल सा एस्पेक्ट ये है कि प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी बढ़ जाती है और फिर इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एम्प्लॉयमेंट सीधे सीधे या तो सर्विसेज दे करके लोग अपने काम करते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, एक तो उस तरह से आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी पोजीशन पे, या दूसरी तरफ आप रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं या किसी तरह की कोई कंसल्टेंसी दे रहे हैं। ओके, तो अगर कोई चीज़ की प्रोडक्शन हो रही है तो फिर नेचुरली उस चीज़ को प्रोड्यूस करने में लोग लगेंगे, तो उस तरह से जॉब क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट, वो अपनी सर्विसेज देंगे। और जो चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए नेचुरली रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, और बहुत सारे लोगों की नॉलेज, गाइडेंस और लीगल सर्विसेज से लेकर के मार्केटिंग सर्विसेज से होते हुए शोरूम सर्विसेज तक, रिटेल सर्विसेज, बहुत सारी इस तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज की भी हमें नीड रहती है। ओके, तो जब इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट होगी, सीधी सी बात। और ये सारी चीज़, एम्प्लॉयमेंट जब होगी तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सीधी सी बात है कि परचेजिंग पावर आएगी। और जब लोगों के पास परचेजिंग पावर आएगी, नेचुरली फिर वो डिमांड क्रिएट करेंगे, और जब वो डिमांड क्रिएट करेंगे तो उसके लिए सप्लाई की ज़रूरत होगी मार्केट में, और इस सप्लाई को पूरा करने के लिए फिर से प्रोडक्शन होगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करती रहती है, प्रोग्रेस करती रहती है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इसके लिए इन्वेस्टमेंट्स होना, निवेश होना। तो निवेश कैसे होगा जब एक देश पैसा बनाता ही नहीं है, वेल्थ ही नहीं जनरेट होती उस नेशन में। तो वेल्थ जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है अगर आपको, तो वेल्थ जनरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी क्रिएट कर रहा है, कोई प्राइवेट प्लेयर क्रिएट कर रहा है या कोई पब्लिक प्लेयर क्रिएट कर रहा है, कोई प्राइवेट प्लेयर या सरकार, कोई प्राइवेट प्लेयर है अपना बंदरगाह बना रहा है या अपनी सड़कें निर्माण कर रहा है वहाँ पर, या फिर स्कूल कॉलेजेस लगा रहा है, बी इट एनीथिंग, या पावर प्रोजेक्ट अपनी ही फैक्ट्री के अंदर लगा रहा है, उसके लिए भी वेल्थ चाहिए। और पब्लिक सरकार अगर ऐसा कुछ कर रही है, डैम बना रही है, माइनिंग हो रही है, रोड्स बना रही है, स्कूल कॉलेजेस, बी इट एनीथिंग, उसके लिए भी पैसा चाहिए, वेल्थ जनरेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को हम इकोनॉमिक कैपिटल मान लें, इकोनॉमिक हेड मान लें, सोशल डेवलपमेंट अगर हमें करनी है तो उसके लिए हमें सोशल सेक्टर पर फोकस करना पड़ता है, जिसके अंदर कि हम हॉस्पिटल की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, हेल्थ की बात, हेल्थ हॉस्पिटल हो गया, सैनिटेशन की बात कर लें, न्यूट्रिशन, ये सारी चीज़ें हम सोशल सेक्टर के अंदर काउंट करके चलते हैं। इन सब चीज़ों के निर्माण के लिए भी वेल्थ चाहिए। देखिए, वेल्थ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओके, गवर्नमेंट ये चीज़ें देती है, जब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करती है इन चीज़ों में, गवर्नमेंट अच्छी हॉस्पिटल, अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जब देती है, गवर्नमेंट अच्छी एजुकेशन जब प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट बेटर सैनिटेशन प्रैक्टिसेस जब फॉलो करवाती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर देती हैं उसके लिए, गवर्नमेंट बेटर न्यूट्रिशन प्रोग्राम जब चलाती हैं, तो हम ये कहते हैं गवर्नमेंट बेटर
फ्यूचर सिक्योरिटी या सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क्स SSN, यानी कि फ्यूचर पेंशंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स या फिर हेल्थ बेनिफिट्स, हेल्थ इंश्योरेंसेस, इस तरह की जो भी चीज़ें देती हैं, ये सब चीज़ें जब सरकार एक देती है तो हम ये मानते हैं कि सरकार एक लेवल पर सोशलिस्ट टेंडेंसी रखती है। सरकार वेलफेयर है, देश वेलफेयर है, स्टेट वेलफेयर है। इससे ज़्यादा और भी फैक्टर हैं, वो हमने पढ़े थे AR देसाई ने जब समझाए, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं। आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि जो सरकार की टेंडेंसी है उसमें सोशलिस्ट स्टांस तो है। मेन एस्पेक्ट ये है कि ये सब देने के लिए वेल्थ ज़रूरी है, देश के स्तर पर वेल्थ जनरेशन ज़रूरी है। जब वेल्थ जनरेशन में कमी आएगी तो सरकार के द्वारा इन चीज़ों पर खर्चे में भी कमी आ जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, उसी समय में इन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में जब कमी आएगी तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, सर्विसेज की रिक्वायरमेंट, जॉब्स की रिक्वायरमेंट्स घट जाएगी, और उसी समय में परचेजिंग पावर भी घट जाएगी। उसी समय में डिमांड गिरेगी, सप्लाई भी फिर गिरेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो बेरोज़गारी भी उसी समय में आती है, समाज कमज़ोर होता है उसी समय में, और फिर ज़रूरत भी उसी समय में सबसे ज़्यादा होती है इन सर्विसेज की, सोशल सर्विसेज की। लेकिन एक्चुअली में उसी समय स्टेट, राज्य और सरकार कमज़ोर है क्योंकि वेल्थ जनरेशन नहीं हो रही, तो दोहरी मार पड़ने लग जाती है। एक तो सीधे सीधे स्टेट की कैपेसिटी कम हुई होती है, और दूसरी तरफ लोगों की नीड भी उसी समय ज़्यादा बड़ी होती है इन चीज़ों की, क्योंकि उनकी सेल्फ सपोर्ट कैपेसिटी, उनकी खुद को सपोर्ट करने की कैपेसिटी रिड्यूस हुई होती है उस समय में, क्योंकि उनकी आमदनियाँ कम हुई होती हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब होता ये है कि शुरुआती समय में हम थोड़ा केस लेकर के चलते हैं भारत का। देखिए, आफ्टर इंडिपेंडेंस की ही बात करूँगा मैं। जब हम आफ्टर इंडिपेंडेंस कह रहे हैं तो मेजॉरली सारे वर्क हम स्टार्ट 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो गए थे। आप मेजॉरली सारे वर्क 26 जनवरी 1950 के बाद के देखिए, गणतंत्र दिवस के बाद के देखिए। सो 1950 ऑनवर्ड्स की ही बात करते हैं। इंडिया ने डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्टार्टिंग की और इंडिया ने 5 ईयर प्रोग्राम सिस्टम को अपनाया। मेन एस्पेक्ट आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि उस समय में, उस स्टेट ऑफ इकोनॉमी में मेजर इन्वेस्टर जो था वो गवर्नमेंट थी। मेजर इन्वेस्टर गवर्नमेंट थी। सवाल ये समझ में आना जरूरी है कि उस समय में सरकार ही मेजर इन्वेस्टर क्यों थी? ऐसी क्या परिस्थितियां थी कि सरकार को कई सारे उद्योग धंधों में खुद आना पड़ा? देखिए, ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल करके गए थे, जिसकी वजह से एक लॉन्ग फेज़ ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडिया में आया। तो इसकी वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से इंडिया में एक तो जो इंडिया की हैंडमेड इंडस्ट्री थी, आर्टिजनल ग्रुप्स थे, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया, यानी कि मैनुअल इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हुई। उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक फेज़ चलाया, तो डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई कंट्री। दूसरी तरफ ज़बरदस्त स्तर पर एग्रीकल्चर जो है वो उनके समय में सफ़र हुआ। उनके समय में एग्रीकल्चर सफरिंग्स बहुत हुई, और एग्रीकल्चर इसलिए महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री थी। मेजॉरिटी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती थी और उनका तकरीबन जो कामकाज था वो एग्रीकल्चर से जुड़ा था। ऐसे में अगर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कमज़ोरी आती है तो बड़े स्तर पर भारत में डिमांड स्लम्प आता है, मांग कम हो जाती है, और जब मांग ही नहीं है तो किसी तरह की सप्लाई की नीड ही नहीं होगी, तो प्रोडक्शन भी नहीं होगी। और यही कारण है कि बहुत बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पॉवर्टी होगी। डी इंडस्ट्रियलाइज हो चुका है, एग्रीकल्चर में बहुत समस्याएं हैं। एग्रीकल्चर के विकास को लेके कोई कार्यक्रम, चाहे वो सिंचाई की बात हो, चाहे लैंड डेवलपमेंट, लैंड इम्प्रूवमेंट की बात हो, चाहे सीड्स डेवलपमेंट की बात हो, चाहे नई वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात हो, नहरों को नदियों को जोड़ने की कोई योजनाएं हों, इस तरह के प्रबंध नहीं किए गए उस समय में। अनएम्प्लॉयमेंट होगी, पॉवर्टी होगी, बहुत से चीज़ें एग्जिस्ट कर रही सोशल लेवल पर, जैसे बेगारी थी, फोर्स्ड लेबर थी, बॉन्डेड लेबर थी, उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें भी इसके साथ ही थी। बड़े स्तर पर माल न्यूट्रिशन था उस समय में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया गया उनके द्वारा, वो डेप्लोरेबल स्टेट में था, तो बहुत ही डेप्लोरेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उस समय में। तो इंडिया इन सभी फ्रंट्स पर जूझ रहा था जब भारत आज़ाद हुआ था।
उसके ऊपर से एक्सोडस था बहुत हाई लेवल पे माइग्रेंट्स का। भारत पाकिस्तान बना था तो उस वहाँ पर जो लोग रह गए थे वो भारत की ओर जब आ रहे थे तो ये बहुत भारी एक्सोडस था। फूड प्रोडक्शन गिरी हुई थी, इसकी वजह से महंगाई की मार बहुत ज़्यादा थी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, फूड प्रोडक्शन फूड सप्लाई बहुत क्रंच था, पॉवर्टी बहुत ज़बरदस्त थी, माल न्यूट्रिशन था, कुपोषित थे लोग, अनएम्प्लॉयमेंट थी, एग्रीकल्चर सफ़र कर रहा था, डी इंडस्ट्रियलाइज था, डेप्लोरेबल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल, ये चीज़ें थी। ऐसे में देश को बुनियादी ढांचे की ज़रूरत थी, देश को चाहिए थी बेसिक इंडस्ट्रीज़, और देश को वो इंडस्ट्रीज़ भी चाहिए थी जो इंडस्ट्रीज़ कैपिटल गुड्स का निर्माण करें, यानी कि जो इंडस्ट्रीज़ मशीन्स बनाएं, क्योंकि मशीन्स बनेंगी तो उन्हीं मशीन्स के दम पर नई फैक्ट्रियों में मशीनें लग के फैक्ट्रियाँ बनेंगी। अब हमें बेसिक इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट थी जिसमें कि हैवी मेटल इंडस्ट्री आ जाती है और भी इंडस्ट्रीज़ आती हैं, बट ये बहुत ज़रूरी हैं। देखिए, जब तक हम लोहे के आयरन रॉड, आयरन बार्स ही नहीं बनाएंगे तब तक छोटी छोटी वर्कशॉप में, छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ में, दुकानों पे जब वो लोहा पहुंचेगा ही नहीं, आयरन ब्रिक्स, आयरन बार्स, आयरन रॉड्स वो पहुंचेगा ही नहीं, तो वो चाबी, पाने, हैंड टूल्स, कैंचियाँ, इस तरह की कोई भी चीज़ वो निर्माण ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सब बनाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर माइनिंग की ज़रूरत है। माइनिंग का क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हैवी मेटल इंडस्ट्री जिसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की ज़रूरत है। पहले तो कच्चा लोहा निकालना पड़ेगा और फिर उसे लोहे में ढालना पड़ेगा। उसके अलावा बड़े स्तर पर ये माइनिंग एक्टिविटी ही करना है, हैवी मेटल इंडस्ट्री को रन करना है, तो बहुत बड़े स्तर पर पावर सेक्टर की रिक्वायरमेंट है। बिजली बहुत बड़े स्तर पर रिक्वायर्ड है। उसके लिए बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाना है या बड़े बड़े तार बिछाने, हाई टेंशन वायर, उस डैम से वो सबस्टेशंस तक बिजली पहुंचाने के लिए देश भर में वो बड़े बड़े सारे के सारे वो जो पोल रहते हैं वो चाहिए थे हमें, हाई टेंशन वायर्स कैरी करने वाले पावर। उसके बाद बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रोड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था। एयर इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलिए चाहिए था, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत बड़े स्तर पर नीड थी। भारी स्तर पर फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत थी जो इन चीज़ों को पैदा कर सके, फर्टिलाइज़र्स को, ताकि खेती बाड़ी का विकास हो सके। इस तरह के बहुत से क्षेत्र थे उस समय में। फ्यूल की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक थी, ख़ास तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट बहुत अधिक थी। इन सारे क्षेत्रों में प्राइवेट प्लेयर आने को तैयार नहीं था। उसका कारण यह है कि इन क्षेत्रों में एक तो बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट थी, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट थी। इंडिया उस समय में आज़ाद हुआ था, इकोनॉमिक सिनेरियो बहुत ही अनसर्टेन था, क्लैरिटी ही नहीं थी कि देश डेमोक्रेटिकली आगे फंक्शन कर पाएगा कि नहीं, बढ़ भी पाएगा कि नहीं, ख़त्म तो नहीं हो जाएगा, कोई एनर्की तो नहीं आ जाएगी यहाँ पर, राजशाही तो नहीं दोबारा हो जाएगी, कोई समस्या ना हो जाए। हैवी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था प्राइवेट प्लेयर में कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट करने को भी तैयार थे, पहली बात। दूसरा, वो करते भी नहीं क्योंकि प्रॉफिटेबल नहीं था ये उतना, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना नहीं था, ROI। रीज़न ये था कि पहले कई वर्षों तक तो खर्चा ही होना था, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे हैवी इंडस्ट्री में बात कर लें, जिसे हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, खर्चा ही होना था। और जब रिटर्न आने थे तो उसका टाइम गैप बहुत ज़्यादा था, 10-15 साल में जाके रिटर्न आना था। इसे कहते हैं कि बहुत ही लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड था। सो मल्टीपल फैक्टर से रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती प्राइवेट प्लेयर में उतनी। प्राइवेट प्लेयर प्रॉफिट मोटिव से चलता है, वो ये देखता है कि जो कैपिटल वो लगाएगा उस पर उसका रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, और वो छोटे समय में ही रिटर्न निकालना चाहता है, ख़ास तौर पर जब सिचुएशंस बहुत ही अनसर्टेन हो, स्थिति जो है वो बड़ी अनिश्चित हो। ऐसे में इन सभी चीज़ों को देखते हुए, अपनी कैपेसिटी को ऑब्जर्व करते हुए, ये मजबूरी ही थी कि सरकार को भारी निवेश करना पड़ना था। ये हैवी इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी सरकार को ही उठानी पड़नी थी, यानी कि इंडियन स्टेट को ही उठानी पड़नी थी, तो देश को करना था ये। और सरकार ने ये माना था कि अगर हम एक हैवी इन्वेस्टमेंट करके एक माइनिंग लगा देंगे, या मान लीजिए कि एक पोर्ट बना देंगे, बड़ा सा बंदरगाह बना देंगे, या हम रेलवे का विकास अगर करते हैं, या हम हैवी इंडस्ट्री बहुत बड़ी लगा देते हैं, तो इनके इर्द गिर्द माइनिंग है तो इनके आसपास फिर ट्रक सर्विस देने के लिए ट्रक सप्लायर आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा। ओके,
और फिर माइनिंग के लिए हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसमें छोटी छोटी मशीन्स, ड्रिल्स की नीड होगी। उसे बनाने के लिए आसपास छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ लग जाएंगी। हम डिमांड क्रिएट करेंगे माइनिंग करके, हम उनको ऑर्डर्स देंगे, वो हमारे ऑर्डर्स फुलफ़िल करेंगे, हमें सामान देंगे, और ऐसे में वो बहुत से लोगों को रोज़गार भी देंगे। इसी तरह से हम बंदरगाह बनाएंगे तो उसके आसपास फिर हम शिपिंग इंडस्ट्री में हम ही हाथ लगाएंगे, हम ही इन्वेस्ट करेंगे। छोटे छोटे प्राइवेट प्लेयर हमारे ही शिप्स को किराए पे लेके उस पे स्लॉट किराए पे लेंगे, फिर धीरे धीरे वो अपनी शिपिंग भी बनाने शुरू कर देंगे। तो हैवी इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ने माना कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो उसके आसपास ये एंसिलरी इंडस्ट्री प्राइवेट प्लेयर खुद ही खड़ी कर लेगा। बड़ी चीज़ हमें निवेश करनी है, बड़ा उद्योग धंधा हमें लगाना है, उसके आसपास छोटा उद्योग धंधा प्राइवेट प्लेयर खुद ही लगा लेगा। इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट, यानी कि गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट करे, प्राइवेट प्लेयर भी इन्वेस्ट करे, इस तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम चलाया गया। और सरकार की जिम्मेदारी तय की गई कि भाई सरकार ख्याल रखेगी लेबर जो है उसकी जॉब सिक्योरिटी का, लेबर के राइट्स का। इसी तरह से सरकार ख्याल रखेगी कि देश के सभी लोगों को उद्योग धंधे खोलने का अवसर मिले, जिसके लिए लाइसेंस और परमिट होगा, और सभी क्षेत्रों में खुलें ताकि डाइवर्सिफाइड फैक्ट्री पेनिट्रेशन हो, इंडस्ट्री पेनिट्रेशन हो, ताकि लोप साइडेड डेवलपमेंट ना हो जाए, किसी एक पर्टिकुलर एरिया रीजन में इंडस्ट्री का कंसंट्रेट ना कर जाए, तो सभी क्षेत्र का विकास हो, सभी क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिले, सभी क्षेत्र के लोगों को उद्योग धंधा करने का अवसर मिले। इस वजह से हमें समझना पड़ेगा कि उस दौर की आवश्यकता क्या थी, जिसकी वजह से चाहे वो एविएशन सेक्टर हो, चाहे वो शिपिंग सेक्टर हो, चाहे वो वाटरवेज़ हो, चाहे वो एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो मेटल, जैसे कि हम मेटलर्जी की बात करते हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, चाहे हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, हर सेक्टर में आपको सरकार दिखती है, स्टेट दिखता है, क्योंकि उस समय की ये परिस्थितियाँ थीं। आज के समय में आप देखेंगे, और वर्ल्ड लेवल पे जब भी कोई कंट्री इकोनॉमी की इन स्टेजेस में पहुंचती है तो वो इसी तरह के कदम उठाती है। तो देश, भारत भी, या भारत देश में किसी भी पार्टी की सरकार हो, हमें पार्टीबाजी या पॉलिटिक्स में नहीं जाना, सरकारें कदम उठा रही हैं। और आप देख रहे होंगे कि चाहे वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स हों, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की बात कर लें, भेल की, या फिर एविएशन सेक्टर की बात कर लें, अच्छी अच्छी एयरलाइन कंपनीज़ की, या फिर शिपिंग की बात कर लें आप, या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात कर लें, रेलवे की बात कर लें, रोड की बात कर लें, तेज़ी से सरकार अपना हाथ अब खींच रही है, अपना शेयर प्राइवेट प्लेयर को बेच रही है। डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं उसको। एक ज़माना था, एक दौर था जब ज़रूरी था इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट, और अब हो रहा है डिसइन्वेस्टमेंट। तो बहुत बार ये फिर सवाल पैदा होता है, ये डिबेट भी इसलिए एग्जिस्टेंस में आती है, ये लोग जब अपनी बात करते हैं कि देयर ऑल्सो ऑपोजिंग व्यू पॉइंट टुडे विच ये कहते हैं द स्टेट शुड डू लेस, इट शुड लीव मोस्ट थिंग्स टू द फ्री मार्केट, कि आप डिसइन्वेस्ट करिए, स्टेट बाहर आ जाए, प्लेयर को खेलने दीजिए, फ्री मार्केट को अपना रोल प्ले करने दीजिए, एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को आने दीजिए। तो बहुत बार ये फिर सवाल भी खड़ा होता है कि प्रॉफिट में चल रही कंपनियों को भी सरकार बेच रही है, चाहे एविएशन सेक्टर में हो जाए या इलेक्ट्रिकल्स की कुछ पीछे आपने देखी होंगी, चाहे ONGC जैसी कंपनियां हैं, उनमें SBI जैसे बैंक हैं, उनको डिसइन्वेस्ट किया गया। उसके बाद LIC जैसी कंपनियां, इंश्योरेंस ले लें, बैंकिंग ले लें, एनर्जी सेक्टर ले लें, रिफाइनरी सेक्टर ले लें, माइनिंग सेक्टर हो, शिपिंग हो, एविएशन हो, तकरीबन क्षेत्रों में पिछले 2.5-3 साल के अंदर सरकार ने बड़े पैमाने पर डिसइन्वेस्टमेंट की है। और बहुत ही एम्बिशियस प्लान भी रखे हैं सरकार ने कि हम लगभग 2,10,000 करोड़ रुपए तक डिसइन्वेस्टमेंट से जुटा लेंगे। इस तरह के टारगेट्स हमने बजट और फाइनेंस कमीशन और इकोनॉमिक सर्वे में ये सब पढ़ा है। तो सरकार पर ये सवालिया निशान लगाए जाते हैं कि भाई आप जिन कंपनियों का नुकसान है उनकी तो ठीक है, लेकिन जो मुनाफे में चल रही कंपनियां हैं आप उन्हें भी डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं, क्यों? क्या आपको मुनाफा अच्छा नहीं लगता? क्या आप उन कंपनियों को डिसइन्वेस्ट करके जब प्राइवेट प्लेयर वहाँ पर आएगा वो अपनी कमाई करेगा, कॉरपोरेट की इनकम बढ़ेगी, ठीक है, वो कॉरपोरेट टैक्स देंगे, तो क्या आप टैक्स से ही इनकम चाहते हो? आपको सीधी इनकम आ रही थी वो अच्छी नहीं लगती थी प्रॉफिट से, और आप प्रॉफिट से टैक्स की तरफ शिफ्ट हो गए। एक आम आदमी के दिमाग में ये सवाल आएगा कि भाई एक कंपनी 600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके दे रही थी, इन्होंने डिसइन्वेस्ट क्यों कर दी? जबकि कोई कॉरपोरेट उसे चलाएगा तो हो सकता है वो इन्हें टैक्स के नाम पे 200 करोड़ ही दे। तो क्या इन्हें 200 करोड़ का टैक्स ज़्यादा पसंद है? इन्होंने 600 करोड़ का मुनाफा छोड़ दिया। इस तरह से कई तरह के एनालिसिस होते हैं। वही सवाल यहाँ पूछा भी गया है
कि पहली लिस्ट ऑफ सर्विसेज क्या थी जो गवर्नमेंट देती थी आपको, फिर क्या ये बढ़ गई है, घट गई है या उतनी की उतनी है, और इसके बढ़ने घटने का अलग अलग वर्गों पर असर क्या है। उसके लिए मुझे लगता है ये पहले थोड़ी सी ग्राउंड समझनी जरूरी थी, क्योंकि जब इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि सरकार सभी क्षेत्रों से खुद को बाहर कर रही है, उसका जवाब ही यहाँ से शुरू होता है। जब भी आपसे कोई ये बात कहे तो आपको पहला सवाल ये पूछना है कि पहले मुझे ये कारण बताइए कि सभी क्षेत्रों में सरकार आई क्यों थी। सभी क्षेत्रों से सरकार निकल रही है ये बात है, लेकिन सभी क्षेत्रों में सरकार आई क्यों थी, कारण क्या बने थे। यदि वो कारण ना होते तो सरकार उन क्षेत्रों में आती ही ना, तो फिर आज निकलने की कोई बात होती ही ना। लेकिन आज यदि निकल रही है तो किन्हीं कारणों से तब आई भी होगी। तो आज शायद परिस्थितियां बदल गई हैं, सिचुएशन चेंज्ड है, इसलिए अब वो कारण नहीं रहे, इसलिए सरकार अब निकल रही है। क्योंकि एट द एंड रिजल्ट यही अचीव करना था कि सरकार को एक पॉइंट पे निकलना ही था इन चीज़ों से। जब आई तब भी मजबूरी थी, तब आना ज़रूरी था। जितना तब आना ज़रूरी होता है, देखिए इकोनॉमी अपने आप में इसलिए डिफरेंट भी होती है कि इसमें चीज़ें जो हैं वो बहुत ही कॉजल सिस्टम के तहत चलती हैं, कॉज इफेक्ट सिस्टम के तहत चलती हैं। कॉजल रिलेशनशिप ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना तब आना इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है उतना ही अब वापस निकलना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाए। जितना एंटर करना इम्पॉर्टेंट होता है राइट टाइम पे, उतना ही एग्जिट करना भी इसमें राइट टाइम पे इम्पॉर्टेंट होता है। सरकार के कदम पॉलिटिकल हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, वो बात की डिस्कशंस हैं। हम इसको उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि जब एंट्री इंपॉर्टेंट है उसी तरह से एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है। उस सिनेरियो को अब हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि आज की डेट में एक्चुअली में किस माइंडसेट के साथ चला जा रहा है, क्या किया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरेशन को ही सेंटर में रख के हम आज का सारा सिनेरियो अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। देखिए, कोई भी जो नेशन होता है उसके सामने दो परिस्थितियाँ बनी रहती हैं। पहली परिस्थिति ये रहती है कि क्योंकि कंट्री में इकोनॉमी में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, सो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इकोनॉमी उतनी स्ट्रेंथेंड नहीं है कि वो लोगों के लिए इनफ इनकम जनरेट कर पाए, इनफ इनकम जनरेशन कर पाए। अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है इकोनॉमी, जिसकी वजह से अगर इनफ इनकम जनरेट होगी लोगों के पास तो फिर अल्टीमेटली लोग अपने लिए वो बुनियादी सुविधाएं, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो लिविंग है, दैट इज़ द हाउस, अफोर्ड कर पाएंगे अगर इनफ इनकम जनरेट करने की एक इकोनॉमी में कैपेबिलिटी होगी। जब एक इकोनॉमी में ये कैपेबिलिटी नहीं होती तो किसी भी नेशन के लिए, किसी भी स्टेट के लिए, यानी कि गवर्नमेंट्स के लिए, ये फिर ज़रूरी हो जाता है कि गवर्नमेंट डायरेक्ट सपोर्ट दे करके खुद एक लीडिंग प्लेयर का रोल प्ले करते हुए इन चीज़ों को लोगों को डायरेक्टली ऑफर करे, सीधे दे। और दूसरी तरफ इस तरह के कदम भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स के साथ उठाती रहे कि इकोनॉमी में एक इनफ स्ट्रेंथ आ जाए और एक समय में जाकर के वो इनफ इनकम जनरेट करनी शुरू कर दे, जिसकी वजह से लोग कैपेबल हो जाएं इन चीज़ों को खुद अफोर्ड करने के लिए। और गवर्नमेंट फिर धीरे 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 इस डायरेक्ट सपोर्ट को रिड्यूस कर दे, डायरेक्ट सपोर्ट को रिड्यूस करे और सपोर्ट डिफरेंट फील्ड्स में जनरेट हो जाए और डिफरेंट फॉर्म में हो, डिफरेंट फील्ड और डिफरेंट फॉर्म में हो। ओके, लेकिन प्रायोरिटी पे किसी भी नेशन में ये चीज़ें हमेशा रहती हैं। चाहे इकोनॉमी स्ट्रेंथेंड थी तब भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लोग खुद से ये चीज़ें फैच कर रहे थे। चाहे इकोनॉमी स्ट्रेंथेंड नहीं थी तब भी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, लोग खुद से ये चीज़ें ले पा रहे थे। यानी कि एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफर करना, लोग अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर पाएँ, अपना सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल विकास कर पाएँ, ऐसा माहौल बनाना और एक हैप्पीनेस का एटमॉस्फेयर नेशनल लेवल पर क्रिएट हो, प्रॉस्पेरिटी हो, लोग प्रोग्रेस करें, ये चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती हैं।
किसी भी एक नेशन को। लोग तभी एक राष्ट्र बनाते हैं क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की आवश्यकता है। इसी के लिए सिस्टम आते हैं, कभी डेमोक्रेटिक कभी ऑटोक्रेटिक। इसी के लिए पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आते हैं, और इन सब की बुनियाद में ये हेल्थ है, एजुकेशन है, लाइवलीहुड है, लिविंग है आपकी। ओके, तो ये परिस्थितियाँ रहती हैं। अब अमूमन जब देश आज़ाद हुए होते हैं और कोई भी कंट्री जब ग्रो करने के पाथ पर शुरुआत की होती है, या एवोल्यूशनरी स्टेजेस में अभी स्टार्टिंग की स्टेजेस में होती है, इकनॉमी की स्ट्रेंथ आने में अभी शुरुआत हुई है, तो फिर उस समय में ये चीज़ें लोग सीधे ले पाएँ ऐसी स्ट्रेंथ लोगों में नहीं आती, क्योंकि इकोनॉमी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है कि वो इनफ इनकम जनरेट कर पाए। ओके, और उस समय में इकोनॉमी जो इनकम जनरेट कर भी रही होती है, वो इनकम फ्यू हैंड्स में ही कंसंट्रेटेड होती है। वो एक इगैलिटेरियन सिस्टम को जन्म नहीं दे पाती। इनकम इनइक्वालिटीज़ हाई हो जाती हैं, काफ़ी इनकम इनइक्वालिटीज़ काफ़ी हाई होती हैं उस समय में। कुछ ही लोगों के पास अधिकतर धन होता है, बाकी जो स्टेट होती है वो पॉवर्टी होती है बड़े स्तर पर, हंगर होता है बहुत बड़े स्तर पर, माल न्यूट्रिशन होता है, डिजीज़ेस होती हैं, शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ होता है, और कई तरह के क्राइम्स होते हैं। इस तरह की परिस्थितियां शुरुआती दौर में बनी रहती हैं। इसलिए सरकारें सीधे इंटरवीन करके ये सब चीज़ों को, इलिटरेसी होती है यानी कि एजुकेशन का लैक होता है, सरकारें इन चीज़ों को सीधे एंटर करके रिजॉल्व करना चाहती हैं। फिर समय के साथ साथ सरकार के इस दिशा में जो कदम चल रहे होते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट्स के क्षेत्र में, चाहे जो लॉज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, यानी कि जो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होता है कंट्री का, कानून के द्वारा लगाई गई शर्तें, कंप्लायंस मैकेनिज़म्स, उन सब में परिवर्तन, इन्वेस्टमेंट्स में परिवर्तन लाते हुए एक समय में इकोनॉमी मजबूत कर दी जाती है। अब हम भारत को इसी परिस्थिति में अगर देखें तो 1950 का भारत और 2022 के भारत में सरकारों के और देश के कदम में आपको अंतर नज़र आता होगा, और वो इसी दिशा के तहत नज़र आ रहा है। क्या नज़र आ रहा है इसमें मैं वो भी बताऊंगा जहाँ पर सरकारें चूक रही हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन होने वाले हैं, हम डेवलप्ड नेशन की श्रेणी में एंटर होने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब हम डेवलप्ड नेशन की बात करते हैं तो हम जीडीपी फिगर्स के वाया बात करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसमें हम ये कहते हैं कि इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है 2024 तक। किसी भी तरह से हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का एक एम अचीव करना चाहते हैं। इस समय हम 2.9 समवेयर $3 ट्रिलियन इकोनॉमी के सर्कल में है। हमें $2 ट्रिलियन का और इजाफा करना है हमारे टोटल इकोनॉमी के वॉल्यूम में। तो हम इस समय जब डेवलपिंग से डेवलप्ड होने की बात कर रहे हैं, हम जीडीपी फिगर की बात कर रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिगर्स की। कहने का मतलब कि किसी भी एक देश में एक साल के अंदर कितने गुड्स प्लस कितने सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी जो भी वैल्यू है उस वैल्यू को ऐड कर लीजिए। सपोज़ कीजिए कि 10 रुपये के गुड्स पैदा हुए, जैसे कि मान लीजिए मार्कर जो मैंने हाथ में पकड़ा है 10 रुपीज़ के, और सपोज़ कीजिए कि 10 रुपये की ही सर्विसेज पैदा हुई, यानी कि उन मार्कर से लिखने वाले टीचर्स अपनी सर्विस देते हैं ना, ₹10, तो 10 + 10 गुड्स और सर्विसेज एक देश की टेरिटरी के अंदर एक बरस के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स, वो उसमें डिटेल में नहीं है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसका समेशन, उसको ऐड कर लीजिए आप, तो ₹20 जो है वो इस देश की जीडीपी हो जाएगी, ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दोनों हैं, गुड्स और सर्विसेज। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है? ग्रॉस माने सारा, सकल घरेलू उत्पाद इसे कहते हैं। ये फिगर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर ये 10 रुपये के मार्कर बने हैं, 10 रुपये की सर्विसेज कहीं दी हैं, इसका मतलब किसी ने ये सर्विसेज कंज्यूम की हैं, और किसी ने ये सर्विसेज कंज्यूम की हैं, इसका मतलब उनके पास उतनी पेइंग कैपेसिटी थी। तो हम इसको कह देते हैं कि इतनी इनकम देश की है, यानी कि नेशनल इनकम, इतनी नेशनल इनकम है। 20 रुपये हैं किसी के पास, तभी किसी ने 20 रुपये खर्चे, और 20 रुपये खर्चे तभी फिर उस 20 रुपये की सर्विसेज पैदा हुई 10 रुपये के मार्कर।